क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। 14 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। और ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे जो पेड कोर्सेज हैं 2023 के फाउंडेशन प्रीलिम्स कम मेंस दोनों के, ठीक, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये 1 दिसंबर से चालू होने वाला है। अभी जो है वर्तमान में चल रहा है हमारा पेड ग्रुप, ठीक। अगला जो है ये 1 दिसंबर से चालू किया जा रहा है। इसका ऑफिशियल स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से, लेकिन अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक। आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको अब हम लोग देखते हैं विस्तार से। पहला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से संबंधित है और इंडियन हिस्ट्री से भी संबंधित है वैसे तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म हुआ था बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। एक गांव था सिताब दियारा, वहाँ पर, ठीक, 1902 में हुआ था 11 अक्टूबर को। और होम मिनिस्टर जी जो हैं हमारे, उन्होंने अभी 15 फुट की एक स्टैचू जयप्रकाश जी की अभी यहाँ पर लॉन्च करी, ठीक, उनके गांव में जाकर। तो 120वां जो है बर्थ एनिवर्सरी था इनका। और इन्होंने अपना कॉलेज जो है त्याग दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास जो है उसको ज्वाइन किया था उन्होंने। बाद में फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में पढ़ने गए थे। वहाँ पे जाके कार्ल मार्क्स, जो कि सोशलिज्म के बहुत बड़े जो है विद्वान माने जाते हैं, तो उनसे जो है उनके आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। भारत में वापस आते हैं 1929 में और फिर फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक। और वो कब करते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू जी इनको इनवाइट करते हैं और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की एक स्पीच है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तब ये इंडियन नेशनल स्ट्रगल को ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत, ठीक। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे जयप्रकाश नारायण जी। और इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगा दी थी उसके बाद जो इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति के बारे की कॉल करी थी, टोटल रेवोल्यूशन की, ठीक। और ये रेवोल्यूशन जो था ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बना था, जिसने कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भारत में बनाई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977। मोरारजी देसाई जो थे इसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे। गठबंधन की सरकार थी, ठीक। कई सारे जो है प्राइम मिनिस्टर बदले गए थे, बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई थी। 1979 में फिर गिर गई थी ये गवर्नमेंट। खैर 1999 में मरणोपरांत इनको पॉस्टमसली अवार्ड किया गया भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार है, उनकी सोशल सर्विस के लिए उनको दिया गया था। इसके अलावा 1965 में मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस भी इनको मिला था। मैग्सेसे अवार्ड कहाँ मिलता है भैया? फिलीपींस में। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन करना है, कई लोग मिलकर वॉलंटरीली आते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, सेल्फ जो है हेल्प करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे डेमोक्रेटिक, सभी लोग जो है एक बराबर समानता मानी जाती है, अपने पूल करते हैं फंड्स को, ठीक है। और फिर जो है आपस में सहयोग करके एक साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक। कई सारे कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे कि अमूल है, ये सब कोऑपरेटिव है। इफ़को है, फर्टिलाइजर संबंधित कोऑपरेटिव है, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये कोऑपरेटिव एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में काम करता है तो इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोला जाता है। उसके लिए जो है एक लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में। अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक बिल को, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल। कुछ संशोधन करना चाहते हैं 2002 वाले में, तो उसके लिए अभी जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, अभी एक्ट नहीं बना है, ठीक। संशोधन होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा अपना संसद में जब ये पेश होगा बिल। अभी कैबिनेट यानी सरकार ने अप्रूव कर दिया कि हाँ, इसको अब जो मसौदा अभी तैयार किया गया है इसी हाल में इसको जो है हम रखेंगे संसद में, ठीक। और जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो आर्टिकल 19 है उसमें कोऑपरेटिव शब्द भी जोड़ा गया था, जो एसोसिएशन वाला है ना 19 सब क्लॉज, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत, तो उसमें कोऑपरेटिव शब्द भी जोड़ दिया गया था 97 में। तो उसमें कई सारे प्रोविजन प्रावधान आए थे, उनको जो है डालने के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 के अंतर्गत, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है कि भैया गवर्नेंस जो शासन है आपका ये कोऑपरेटिव्स के अंदर, उसमें सुधार लाना है, इलेक्टोरल प्रोसेस को सुधार करना है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को सुधार करना है और पारदर्शिता और जवाबदेही को भी
बढ़ाना है कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा जो है बिल ये कहता है कि जो कंपोजिशन है बोर्ड का जो चलाता है कोऑपरेटिव्स को, जो उनका संरचना है उसमें भी कुछ सुधार करने हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना, वित्तीय जो है अनुशासन लाना है और उनको मदद भी करनी है। इस प्रकार से बनाना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने लिए पैसा भी, फंड्स भी जुटा पाए। ठीक, इसमें ये भी बोला गया है कि जो मेंबर्स होते हैं, बोर्ड के मेंबर्स होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसमें वीमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उससे संबंधित भी प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कई सारी जो है संस्थाएं भी इसमें बनाई जाएंगी, जैसे कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर और कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन। तो एक तरीके से कोई शिकायत वगैरह किसी को है तो वो कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन के पास भी जा सकता है। तो एक मतलब शिकायत को भी निवारण करने के लिए भी एक संस्था यहाँ पे बनाई गई है, इलेक्शन के लिए भी बनाई गई है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी एक ऑफिसर बनाया गया है। ठीक, ऐसा बोला जा रहा है इस मसौदे के अंदर। अभी एक्ट नहीं बना है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। साथ ही साथ नॉन वोटिंग शेयर्स भी, जो लोग मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ बोर्ड होते हैं, वो लोग, उनके पास वोटिंग करने का अधिकार होता है, लेकिन एक प्रावधान रखा गया है कि इशू कर सकते हैं नॉन वोटिंग शेयर्स भी। ठीक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत। इससे क्या होगा, फंड्स जो है रेज करने में आसानी होगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 जो है, इसका मेन एम था कि इसमें लोकतांत्रिक जो फंक्शनिंग को लोकतांत्रिक बनाया जाए। ऑटोनोमस स्वायत्त जो है वर्किंग होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं जैसे मैंने पहले बताया उनके अनुसार। 1500 से ज़्यादा भारत में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, ठीक, महत्वपूर्ण टूल हैं जो सामाजिक और आर्थिक बेटरमेंट करते हैं मेंबर्स के, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड। ठीक, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सुपोषित भारत इनिशिएटिव। पोषण अभियान का नाम आपने जरूर सुना होगा। पोषण मतलब क्या है कि भैया पहले तो हंगर जो है उसको ख़त्म करो, खाना दो, और खाना भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तभी पोषण को बढ़ावा दे सकेगा। तो जैसे मैंने हम करंट अफेयर में भी इसको जो है पढ़ा था कि 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता वैसे तो सितंबर के महीने में, तो 5वां अभी मनाया गया था। ठीक, तो मतलब 5 साल पहले चालू हुआ होगा ये अभियान, पोषण अभियान जो है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये बताया कि 15 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने जो है कई सारी थीम्स पर पूरे देश में करी 1 से लेकर 30 सितंबर तक, जो कि 5वां राष्ट्रीय पोषण माह था। ठीक, जो कि प्रधानमंत्री जी के जो विजन है सुपोषित भारत को, उसको बढ़ावा देता है। इसमें देखिए सुपोषित भारत इनिशिएटिव में क्या है कि कॉन्सेप्टलाइज किया गया है, अवधारणाएँ रखी गई हैं, डेवलप किया जाएगा, पायलट किया जाएगा, स्केल अप किया जाएगा फूड बेस्ड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। कहाँ कहाँ पर, ठीक, जैसे कि फूड सर्विसेज लेवल पे, स्ट्रीट फूड पे भी, ठीक, गोलगप्पे खा रहे हो तो अच्छे उसका होना चाहिए, और जो वड़ा पाव खा रहे हो कुछ भी है, स्कूल कॉलेज कैंटीन, इन सब जगह पे, ताकि पोषण लोगों में जा सके। ठीक, इसका जो है एक, अगर आप चिकित्सीय उसमें देखें, रूप से देखें, तो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस यानी कि गैर संचारी रोगों से समाधान भी करेगा। भाई पोषण अच्छा होगा तो ये भी चीज़ खत्म होगी। पोषण अभियान एक मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस है, कई सारे मिनिस्ट्री जो है काम करते हैं, उसमें जो भी काम वो जो है खाना देना, पोषण युक्त जो है खाना देना, तो उससे संबंधित तो वो सबके कामों को जोड़कर कन्वर्ज करके एक मिशन तैयार किया गया, जिसका नाम पोषण मिशन है, पोषण अभियान है। ठीक, इसका एम विजन जो है वो क्या है, मेजर विजन है माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। ठीक, कुपोषण मुक्त भारत। ठीक, और ये अभियान जो है ये प्लेटफॉर्म देता है सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आने का, और फिर सुपोषित भारत का जो हमारा स्वप्न है, ड्रीम है, गोल है, उसको अचीव करने में सहायता करने का। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि सशस्त्र बल यानी कि जो ट्राई सर्विसेज हैं हमारे यहाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इन तीनों के लिए ही युद्ध में हताहत, जो मतलब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, जो भी सोल्जर था या जो भी है, तो उसके जो परिजन हैं, जो नेक्स्ट जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए एक फ़ंड बनाया जा रहा है। फंड में पैसा कौन डालेगा, कोई भी नागरिक फंड में पैसा डाल सकता है। ठीक, कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस फंड को जो है कंट्रीब्यूशन करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए कि लोगों को पता चले और उनको जो डालना चाहते हैं पैसा उनको आसानी हो, तो उसके लिए एक वेबसाइट अभी जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने वेबसाइट एक लॉन्च करी ताकि सिटीजन आसानी से कंट्रीब्यूट कर सकें इस फंड में।
ठीक। और इसको सेटअप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इस फंड को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के अंतर्गत रखा गया है और उसके गुडविल एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। ठीक। फंड जो इस तरीके के होते हैं चैरिटेबल एंडोमेंट, तो इसमें आप पैसा देते हैं तो कुछ टैक्स में बचत भी मिलती है, तो कई लोग इसलिए भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कनाडा में एक जनमत संग्रह यानी कि रिफरेंडम कराया जाना है, ठीक, खालिस्तान को बनाने से लेके। वहाँ पे कनाडा में आपको पता है सिखों की बहुत ज़्यादा तादाद है। वो पंजाब देखिए विभाजन के बाद में जो ईस्टर्न पंजाब है जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं वो भारत में आ गया और एक वेस्ट पंजाब वो पाकिस्तान में चला गया। अब इन दोनों को जोड़कर एक अलग नेशन बनाने की बात करी जा रही है जिसका नाम है खालिस्तान। और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हो रहा है। जो एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जिसमें भिंडरा वालों को जो है गोली मारने को, अमृतसर में जो एक स्वर्ण मंदिर है जो बहुत सिखों में सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित है, मान्यता है, तो वहाँ जाके जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था कि भिंडरा वाले को बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो मंदिर के अंदर बैठ के गैर कानूनी गतिविधियाँ कर रहे थे। ठीक। तो उससे बहुत ज़्यादा रोष भी हुआ था और मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, खालिस्तान की जो है बनाने की मांग हो रही है। ठीक। पहले वो मांग थी, फिर वो मिलिटेंट ट्रूप हो गई तो फिर उसको दबाना आसान हो गया। खैर, तो अभी कनाडा में एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है रेफरेंडम कि खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं। तो इसको बनाने में एक व्यक्ति हैं गुरपत, जो एक रेफरेंडम कराने में एक व्यक्ति हैं गुरपतवंत सिंह पानून। तो इनके खिलाफ जो है भारत ने एक रेड कॉर्नर नोटिस अभी निकाला था जिसको कि इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया है। इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, गुरपतवंत सिंह पानून, रेड कॉर्नर नोटिस। ठीक। तो इंटरपोल के बारे में एक एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इसका मैंडेट यही है कि जो भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली, उन सब के बीच में सहयोग कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि काउंटर बॉर्डर टेररिज्म, ठीक, टेररिज्म जैसे पाकिस्तान से भारत में फैलाया जा रहा है, ठीक, तो उस काउंटर, जैसे अब इंडिया में रख के हम पाकिस्तान कैसे करें, तो इंटरपोल के जरिए कर सकते हैं। ट्रैफिकिंग, तस्करी हो रही है, अदर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम जो उन सबको रोकने के लिए इंटरपोल का उपयोग किया जाता है और इंटरपोल का ये मैंडेट भी है, ठीक, जनादेश भी है। साथ ही साथ गवर्नेंस क्या है, गवर्निंग जनरल असेंबली एक है इंटरपोल की जो सारे डिसीजन लेती है, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, हर साल मिलती है ये, ठीक, एनुअली दे मीट। और ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है, ये एक स्वतंत्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, हर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। जैसे भारत में सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि हर मेंबर कंट्री का होता है और ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जनरल सेक्रेटरीट और अदर एनसीबीज के लिए, ठीक। जो भी बात होगी भारत में अगर करनी है, भारत से जानी है, इंटरपोल में बातचीत होनी, तो सीबीआई के जरिए की जाती है, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दिया है कि जो भी बात होगी इंटरपोल संबंधित वो ये करेंगे। और जो भी चीज़ें, अच्छा, सीबीआई को कौन चलाएगा भाई साहब, यहाँ पर जो भी पुलिस को जो है गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री हो जो पुलिसिंग करती हो, तो भारत में कौन सी करती है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, तो एमएचए के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय है फ्रांस में, एक लियोन करके एक जगह है, वहाँ पर 1923 में इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि कितने प्रकार के जो है नोटिस होते हैं और उनका क्या मतलब है। देखिए 8 टाइप के जो है नोटिस होते हैं, 7 जो है कलर में है और जो है एक बिना कलर के भी नाम वाला है जिसका नाम है इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस, ठीक। इसके अलावा बाकी सब 7, टोटल 8 हैं, 7 जो है कलर बेस्ड नोटिस हैं, ये इसमें कोई कलर नहीं दिया गया है। इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल, यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, अलग अलग रीजनल उससे चुने जाते हैं, ठीक। 5 मेंबर कौन कौन से हैं, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस, ठीक, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया में सिक्योरिटी और पीस को बनाए रखना। तो यहाँ पर टू इन्फॉर्म इंटरपोल मेंबर्स, जो भी मेंबर्स जैसे भारत मेंबर है, कि कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एंटाइटी, इकाई की जो है वो सब्जेक्ट टू यूएन सैंक्शन है, यानी कि यूएन के द्वारा जो लगाए गए हैं प्रतिबंध, उसके उसके संदर्भ में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ये वाला नोटिस देते हैं मेंबर्स को, ठीक। जैसे इंडिया किसी मेंबर को दे देगा कि भैया इंटरपोल यूएनएससी के द्वारा ये दिया गया है, आप हमें ये इंडिविजुअल या फिर एंटाइटी का जो है इस पर यूएन के
प्रतिबंध भी लगे हुए, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक, इसके अलावा कौन कौन से भैया इसमें है, रेड नोटिस है, ब्लू नोटिस है और ग्रीन है, ठीक, येलो है, ब्लैक है और ऑरेंज है और पर्पल है। अब इसको याद करने के लिए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप लोगों ने विब ग्योर का नाम जरूर सुना होगा, रेनबो में जो कलर होते हैं विब ग्योर। इसमें से इंडिगो हटा दो, ठीक, और वॉयलेट हटा दो। शुरुआत के जो है दो हटा दो, वॉयलेट और इंडिगो। तो जो बाकी जो बचे वो सारे नोटिस में होते हैं, ठीक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ठीक, इनकी जगह कौन कौन से आ गए हैं, पर्पल आ गया है और आपका ब्लैक आ गया है। ठीक, वेब ग्योर में VI को हटा दो, PB और फिर बी ग्योर, ये सारे नोटिस इसमें आ जाते हैं। ठीक, 7 कलर होते हैं, पर्पल और ब्लैक। तो अब देखिए इसका एक एक करके समझ लेते हैं। रेड नोटिस क्या है भाई साहब, रेड नोटिस ये कहता है कि कोई इंटरनेशनल अरेस्ट कराना, उसके लिए वारंट टाइप से निकालने की बात है। क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट। तो जैसे इंडिया ने कह दिया कि भैया दाऊद के खिलाफ, जैसे अभी यहाँ गुरपंत वन जो है, जैसे जो पनून थे, तो इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था भारत ने। तो इसमें क्या है कि कोई लोकेशन बताते हैं भैया कि इस कंट्री में कि लोकेशन का पता करिए किसी व्यक्ति का, उसकी अरेस्ट कराइए, ठीक, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन या फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा, और अरेस्ट करने के बाद उसको एक्स्ट्राडाइट करिए भारत में, प्रत्यर्पण करिए। ठीक, तो ये होता है रेड कॉर्नर नोटिस। ब्लू नोटिस क्या कहता है कि भैया बताओ कि इसकी जगह क्या है किसी व्यक्ति की, उसको चिन्हित करो, आइडेंटिफाई करो और इन्फॉर्मेशन निकालो किसी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के, जो इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोई क्राइम हुआ तो उससे संबंधित किसी पर्सन के लिए उसकी जगह, उसको खोजना, आइडेंटिफाई करना और इन्फॉर्मेशन निकालना। ग्रीन नोटिस क्या कहता है, ग्रीन नोटिस ये कहता है कि ये चेतावनी देता है कि किसी पर्सन की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक, इफ़ दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ए पॉसिबल थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। ये बता देंगे भैया ये गुरपंत सिंह जो पनून है मान लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल है कि इनके बारे में चताया जाता है कि कनाडा को बुलाएगा कि भैया ऐसा है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलिग्न है और जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकता है और पब्लिक सेफ्टी को इससे खतरा है। तो ग्रीन नोटिस। येलो नोटिस क्या कहता है, येलो नोटिस ये है कि कोई गुमशुदा है, कोई पर्सन, कोई मिसिंग है, या फिर कोई व्यक्ति मिला, वो अपने आप को पहचानने में उसकी याददाश्त चली गई या जो भी है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो उस केस में जो है येलो नोटिस दिया जाता है। इसके अलावा ब्लैक नोटिस क्या है, जब मान लीजिए कोई शरीर है किसी का, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, तो उसकी पहचान करने के लिए इन्फॉर्मेशन जब मांगी जाती है तो ब्लैक नोटिस के जरिए मांगी जाती है। ऑरेंज नोटिस क्या करता है, ऑरेंज नोटिस ये कहता है, ये चेतावनी देता है किसी ऐसे इवेंट को, जैसे जनमत संग्रह रेफरेंडम होने वाला है, या फिर कोई पर्सन, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई प्रोसेस, जो कि ये दिखलाता है कि कोई इमिनेंट थ्रेट या फिर डेंजर है पर्सन या फिर प्रॉपर्टी को। ठीक, तो मान लीजिए इसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है लादेन के द्वारा जब हवाई जहाज लड़ाकर उसको गिराने की एक आतंकवादी कार्रवाई करने वाली थी, तो ये समझ सकते हैं कि कुछ लोग, आप प्रोसेस की बात करें, जैसे इसमें शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, मुझे भी आई थी। तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेस है कि हमने एक ऑरेंज नोटिस जारी किया, हमें ऐसा लग रहा है कि कई लोग, संदिग्ध लोग जो है बैठ रहे हैं और बुकिंग करा रहे हैं, कई बार आ रहे हैं USA में, रेकी कर रहे हैं और कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसे आके रेकी करके जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस को समझना, ठीक, ऑब्जेक्ट एरोप्लेन से जरिए, पर्सन्स हो गए, इवेंट हो गए, ठीक, कि उस पर अगर कोई चेतावनी देनी तो ऑरेंज नोटिस के जरिए दी जाएगी। पर्पल नोटिस क्या करता है, पर्पल नोटिस जो है मॉडस ऑपरेंडी, कि भैया टेररिज्म जो है या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम क्या करते हैं कि ये जैसे कोकेन का तस्करी कर रहे हैं, तो ये आपका किसी सूटकेस के अंदर डाल देंगे, मॉडस ऑपरेंडी। सोना कई लोग लेके आते हैं दुबई से, ठीक, तो क्या है कि वो सूटकेस के अंदर डाल दें, कई लोग विग के अंदर लेके आ रहे हैं। बताओ यार, एक से एक इतना दिमाग और कहीं लगाते तो और चल जाते। खैर, तो उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे काम करते हैं, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस, हाइडिंग प्लेसेस, ठीक, जो भी क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो पर्पल नोटिस। वार्निंग वाली इसमें से कौन से 2 नोटिस हो गए, ये सब याद करने के तरीके हैं जो मैं आपको बताऊँ ना, मैं खुद वैसे ही करता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ग्रीन नोटिस और ऑरेंज नोटिस, ये दोनों चेतावनी देते हैं, वार्निंग करते हैं, ठीक, GO वार्निंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे क्वेश्चन आता रहा है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो एक कमेटी है संसद की जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज पे, राजभाषा।
तो इसका 11वां वॉल्यूम जो है रिपोर्ट का अभी ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जिसको कि होम मिनिस्टर जी हेड करते हैं, उन्होंने सबमिट कर दी है प्रेसिडेंट को। एक एक चीज़ समझिएगा इसमें। ये कमेटी जो है बनाई गई थी 1976 में। एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, सभी को पता है। और उसका सेक्शन 4 जो है वो ये बताता है कि ये कमेटी बनाई जानी चाहिए संसद में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के ऊपर। ये कहता है देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, अब इस कमेटी को बनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी में भी आ सकता है रेजोल्यूशन। ठीक, दोनों में लाने से पहले प्रेसिडेंट से आपको जो है इसके लिए राजी मतलब उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जब एक बार लोकसभा या फिर राज्यसभा जिसमें भी आ जाए, इसको दोनों हाउसेस से पास होना इस प्रस्ताव का जरूरी है, उसके बाद ही ये कमेटी बनती है। ठीक, तो इसी प्रोविजंस के अंतर्गत जो है ये कमेटी बनाई गई 1976 में। और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होती है, जैसे अभी रिपोर्ट दी गई है, तो वो प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है। ठीक, प्रेसिडेंट को सौंपी ही ना अभी 11वीं रिपोर्ट। प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, इसको फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है लाएंगे। ठीक, बिफोर ईच, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है ये रिपोर्ट लाई जाएगी, फिर उस पर डिस्कशन होगा। सारे स्टेट जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास भी इसकी एक कॉपी प्रतिमा भेजी जाएगी। ठीक, उस पर डिस्कशन होगा, फिर अगर प्रावधान पास होता है तो भाई सब बढ़िया है। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का भैया ला के उसमें होना क्या है, होना देखिए यही है। इस कमेटी का जो उद्देश्य है वो ये है कि समीक्षा करें कि हिंदी का उपयोग आधिकारिक पर्पसेस के लिए किस प्रकार हो रहा है और किस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज को आधिकारिक जो आपका जो भी बातचीत संचार होता है उसमें किस प्रकार से इसका उपयोग बढ़ाना है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इस कमेटी में जो है 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। इतना और ध्यान रख लीजिएगा। होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ों के। और पहली रिपोर्ट जो है 1987 में लाई गई थी। बहुत ही आसान भाषा में, कम समय में और ज़्यादा बात करते हुए, ज़्यादा समझाते हुए आपको ये बताया है। और मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनने चाहिए। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, एक एक चीज़ समझाइए इसमें, जैसे इंटरपोल का ऊपर बताया था। इन्फ्लेशन संबंधित मैंने एक वीडियो दिया था मॉनेटरी पॉलिसी वाला, उसमें सारे टर्म समझाए हुए हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, सब कुछ। तो इकोनॉमी का समझ लीजिए बेसिक वाला एक जो है वो वीडियो है। इसके अलावा एक ऑडियो लेक्चर भी मैंने दे रखा है, जो भी ये सारे टर्म्स हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए अभी इन्फ्लेशन का डेटा निकाला गया। कौन निकालता है डेटा? ठीक, सीपीआई कौन निकालता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिटेल जो या फिर कि मुद्रास्फीति जो खुदरा वाली है। ठीक, तो वो कौन निकालता है? ये एनएसओ निकालता है। वही मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले बताया था कि थोक मुद्रास्फीति यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कौन निकालता है? बताएगा कोई? डिपार्टमेंट से स्टार्ट होता है नाम। ठीक, यही डिफरेंस है और डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं, जो बताइएगा। एनएसओ ने डेटा निकाला रिटेल इन्फ्लेशन का, और इसमें सितंबर के महीने में 7.41% जो है महंगाई हो गई है। खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक, और उसमें भी ये देखा गया है कि भाई साहब ग्रामीण क्षेत्रों में खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो ये अप्रैल में था 7.79%, जो कि 8 साल का सबसे ज़्यादा महंगाई वाला जो है मंथ रहा था। ठीक, और सितंबर का भी कितना है? 7.41%। और ये भी जो है लगातार अगर देखो आप तो हर पिछले 9 महीने से 6% से ज़्यादा मुद्रास्फीति रह रही है। और जब भी 2% से कम या फिर 6% से ज़्यादा मुद्रास्फीति होती है, 2% से कम होने पर भी आरबीआई को ये सरकार को बताना पड़ता है कि भैया इस लिमिट के अंतर्गत, इस लिमिट के अंदर क्यों मुद्रास्फीति नहीं है। हालांकि आरबीआई को ही क्यों जवाब देना भैया, ये मुद्रास्फीति महंगाई में जो है काफ़ी बड़ा रोल जो है सरकार की नीतियों का भी होता है। ठीक, ग्लोबल सिनेरियो का भी होता है। जो भी है आरबीआई बताएगा तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़, क्योंकि मुद्रास्फीति हो सकता है डिमांड की वजह से हो और हो सकता है सप्लाई की वजह से भी हो। सप्लाई बेस्ड जो मुद्रास्फीति होती है वो ज़्यादातर फिस्कल पॉलिसी या फिर सरकार की नीतियों की वजह से हो। अगर नहीं भी होती, मैं कहता हूँ, तो उनको अगर कम करना है मुद्रास्फीति को सप्लाई साइड वाली, तो फिस्कल पॉलिसीज जो हैं, ठीक, जो गवर्नमेंट की नीतियाँ, उन्हीं से उसको कम किया जा सकता है मोर इफेक्टिवली। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इतने एनालिसिस वाले डीपर अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं जो पॉइंट्स बताता हूँ, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ बनेगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, समझ जाओगे, कर पाओगे क्वेश्चन। ये आपको जो है एक बार में कहीं पे लिखा हुआ डायरेक्ट छपा हुआ नहीं मिलेगा।
इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें निचोड़ के आपके लिए मैं लेके आता हूँ। ठीक, ताकि कम समय में आपका जो है ज़्यादा पढ़ सको और जो है बेहतर नंबर ला सको। ठीक, जो अनाज है भारत में, वो रूरल इंडिया में देख रहे हो कितना परसेंट पहुँच गया है, 12%, 12% पहुँच गया ये। ठीक है, और वेजिटेबल्स भैया सब्जियाँ डबल 18% पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा। अर्बन एरियाज़ में तो भाई साहब ये 20% का राइस देखा गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया। अगला टॉपिक है विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को होता है। इस बार का थीम था इट इज़ इन योर हैंड्स। ठीक, आपके हाथ में है, एक्शन लो। और ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, उन सबसे संबंधित होता है। अर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1996 में। कई सारे प्रकार के जो अर्थराइटिस होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस और रेमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक, ऑस्टियो अर्थराइटिस और रेमेटाइड अर्थराइटिस। ये देखिए स्लॉथ बियर है। ठीक है, विश्व सुस्ती भालू दिवस। ठीक, स्लॉथ मतलब सुस्त होना होता है, ये 12 अक्टूबर को ही होता है। अब देखिए ये जो भालू है, स्लॉथ भालू, ठीक, सुस्त जो है इस टाइप का लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है ये। तो ये जो है आपका दीमक, चींटियाँ, ये सब खाता है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है, ठीक, सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। ठीक, और 90% तो इसकी आबादी भारत में ही है। इसके अलावा श्रीलंका और कुछ नेपाल में ही पाए जाते हैं ये। ठीक, ध्यान रखना 90% भारत में ही है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1, जिसमें जो है टाइगर, एलिफेंट, उन सबको भी जो है, जो महत्वपूर्ण एनिमल्स हैं उनको जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो ही सुरक्षा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के जो एनिमल्स हैं उनको सब सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो स्लॉथ बियर भी शेड्यूल 1 में है, ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा IUCN जो एक संस्था है, IUCN भी मैं आपको बता दूं कि ये UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था नहीं है, नहीं है। तो इसने भी जो है इसको वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया के द्वारा, जब उन्होंने जो है कुछ इनिशिएटिव लिए कि भैया स्लॉथ बियर को भी एक कंजर्वेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसी को देखते हुए IUCN स्पेशीज़ सर्वाइवल कमीशन ने स्लॉथ बियर को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ ठीक है, और वर्ल्ड वाइड में 12 अक्टूबर को ये दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और IUCN में की रेड बुक में इसका जो विवरण है वो एज ए वनरेबल जो है जानवर की तरीके से है। ठीक, वनरेबल जानवर की तरीके से है। ठीक, तो कई सारी जानकारी जो है मैंने निचोड़ के यहाँ पे एक साथ आपको बता दी। और इसमें देखो, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक तो भैया लंबे, ठीक, काफ़ी डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक फर होता है। इनकी छाती पे V शेप का एक वाइट पैच होता है। ठीक, 4 इंच लंबे इनके आइवरी कलर के कर्व्ड क्लॉज होते हैं, नाखून टाइप से। ठीक है, जिसको जो है ये खोदने के लिए, टर्माइट्स को बाहर निकालने के लिए, चींटियों को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। खोदना किसको है भाई साहब, रॉक हार्ड मून्स को, बहुत ज़्यादा जो है कठोर होते हैं ये। ठीक, तो इसलिए जो है ये क्लॉज भी इनके बड़े होते हैं। तो उस वो है, ये इंडिया में भी अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू एंड कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। मोदी जी ने भारत में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी लॉन्च कर दी। हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट से चलेगी ये और न्यू दिल्ली तक आएगी। इसके अलावा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एक तो न्यू दिल्ली से बनारसी, ठीक है, और दूसरी जो है आपका, और तीसरी ये कहाँ कहाँ से लॉन्च करी गई। तीसरी तो अभी मैंने आपको बताया था गुजरात में करी गई थी, बताइएगा। ठीक, तो अभी कहाँ करी गई चौथी, ऊना हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली तक। टूरिज़्म को बढ़ावा देगा, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं वंदे भारत के। ये सेमी हाई स्पीड जो है ट्रेन रेलवे, मतलब रेलवे ट्रेन है रेलवे है या फिर ट्रेन है, ठीक है, जो भी है। तो इसमें GPS है और ऑटोमेटेड जो है डोर्स खुल जाते हैं और वाईफाई मिलता है, काफ़ी तेज़ी स्पीड चलता है और ये काफ़ी स्थिर भी रहती है। स्पीड के साथ में ये नहीं कि बिल्कुल हरा डोला मच गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। कंफर्टेबल एंड फास्टर मोड ऑफ ट्रेवल है। भारत में ही इसके सारे डिब्बे बनते हैं। चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक भी इसको टेस्ट किया जा चुका है। वैसे ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। वेरी कंफर्टेबल सिटिंग, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वाईफाई, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक, तो काफ़ी अच्छा है, टूरिज्म को बढ़ावा देगा और जो है कंफर्टेबल और फास्ट मोड ऑफ ट्रेवल है।
चलिए आज के MCQs देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली PDF जो है MCQ की, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप लोग इसको ले सकते हो। करंट अफेयर MCQ क्विज नाम से, उसको जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उस टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि उस पर हम ये वाली PDF भी देते हैं, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर के MCQs भी देते हैं। ये वाले MCQ से अलग रोज़ MCQ क्विज वहाँ पे कराया जाता है, रोज़ क्विज होता है, ठीक। ऐसा नहीं होता कहीं हर जगह चापा चापी, मतलब चेप के जो है 100-150 क्विज दे दिए, जो बनाए गए हैं वही दिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक। इतने दिए जाते हैं क्वालिटी के साथ में, जितने आप रोज़ करके सुधार कर सको। पहला क्वेश्चन है आज का, सुस्ती भालू के संबंध में सही उत्तर चुने। उन्हें IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में, यानी कि वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट ही पूछा गया, इसलिए यहाँ पे सी आंसर बोथ 1 और 2 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, गठिया के संबंध में सही उत्तर चुने। विश्व गठिया दिवस 2022 का विषय, या आपके हाथों में है, कार्रवाई करें, टेक एक्शन। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट अर्थराइटिस, अ कंडीशन दैट कैन अफेक्ट 1 और मोर जॉइंट कॉजिंग पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, दोनों सही है, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक। अब 2 जो है बोथ वाले हो गए, तो क्या तीसरा भी वैसे ही हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू नोटिस, ठीक, और ग्रीन नोटिस संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। टू वॉर्न अबाउट अ पर्सनस क्रिमिनल एक्टिविटीज इफ दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबल थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। वॉर्न वाला मैंने आपको बताया था कौन सा था, और उसके लिए एक आपको वो भी बताया था, शॉर्ट फॉर्म गो, ग्रीन और ऑरेंज। तो क्या ब्लू नोटिस वॉर्न दे करेगा? नहीं, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट गलत। फिर इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, तो अब आपको इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया गया है, लेकिन चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे ब्लू आएगा और यहाँ पे ग्रीन, तो दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ग्रीन वाला तो मैं पता है कि ये वाला तो पक्का ग्रीन की नोटिस के, लेकिन फिर वो है नहीं, और ग्रीन का अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक। तो ये क्या है? ब्लू नोटिस है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, दोनों गलत, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। विधेयक में 97 संविधान संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे, बिल्कुल सही बात है। और यह स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज और स्वायत्त कामकाज को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। तो भाई साहब बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको दोबारा पढ़ो और फिर भी आपको ये समझ में आएगा कि भैया हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा इनकरेक्ट गया है। इनकरेक्ट कोई है नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण के संबंध में सही उत्तर चुने। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। और अन्य पुरस्कारों में 1965 में लोकसभा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार शामिल है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं और सही पूछा गया, तो सी आंसर 1 और 2 हुई जाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है मैपिंग संबंधित। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग स्टेट ऑफ मैगेलन। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था, करंट अफेयर में रिवीजन करो भैया, मैपिंग रोज करो 10 मिनट। अरे 10 मिनट तो करना है, कर लो भैया, क्वेश्चन वह सही हो जाएगा। तो देखिए, इट इज़ अ नेविगेबल सी रूट इन सदर्न चिली सेपरेटिंग mainland साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ एंड टिएरा डेल फ्यूगा टू द साउथ। तो क्या सही है? तो जैसे साउथ अमेरिका है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो चिली है आपका, उससे और टेरा डेल फ्यूगा को सेपरेट करने वाला जो स्टेट है जल मध्य, उसको स्टेट ऑफ मैगेलन बोलते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही है? ये अभी मैप में दिखाऊंगा, बिल्कुल सही है। द स्टेट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पासेज बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे पैसिफिक है, सदर्न पैसिफिक, ठीक, प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर। तो हाँ, ये नेचुरल पासेज है दोनों के बीच में जाने आने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही। तो आंसर बी, बोथ 1 और 2, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका जो है मैपिंगवा देख लेते हैं। देखिए ई रहा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चिली है और टेरा डेल फ्यूगो है, ठीक, स्टेट ऑफ मैगेलन ये रहा। ऐसे देखिए, ये अटलांटिक ओशन हो गया और यहाँ से निकल जाएगा तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे आ गया। ड्रेक्स पैसेज यहाँ पर देख रहे हो, ये ठीक ड्रेक पैसेज, और ये यहाँ के एरिया साउथ अमेरिका में दिखलाया जा रहा है, ठीक।
चलिए मेंस आंसर राइटिंग का जो है 13 अक्टूबर वाले क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 14 अक्टूबर को क्या क्वेश्चन दिया गया है उसको जरूर देखेंगे। देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जीएस पेपर 2 से 13 अक्टूबर का जो 85वां जो है क्वेश्चन था 85th 10 नंबर का वर्ड लिमिट 150, उसमें पूछा गया था कॉलेजियन सिस्टम क्या है। तो इसमें पूरी चीज़ बताओ क्या है, मतलब ये आपका CGI प्लस जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो क्या काम करते हैं, और CGI प्लस जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो क्या काम करते हैं। तो मतलब मेन आप अगर एक लाइन 2 लाइन में इसको लिखना चाहोगे तो ये है कि जुडिशरी में जो नियुक्तियां होनी हैं उसकी रिकमेंडेशन जो है कार्यकारिणी या फिर प्रेसिडेंट को, सरकार को देती है, उसको हम कॉलेजियन सिस्टम बोलते हैं। आसान भाषा में, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना तब आप आसानी से उसको लिख भी पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, बिना लिखे तो कुछ होगा नहीं, और मेंस निकाले बिना सिलेक्शन ज़िंदगी में कभी हो नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने आपसे ये क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सप्लेन अबाउट इट्स ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में इसकी उत्पत्ति और महत्व के बारे में बताएं। तो ओरिजिन आप बता दो, 3 जजेस जो केसेस हैं तीनों के बारे में बता दो। पहले कंसल्टेशन को परामर्श को जो है आपका सहमति नहीं माना गया, कंसल्टेशन को कंकरेंस नहीं माना गया पहले केस में, फिर दूसरे केस में माना गया और कहा गया कि भैया CGI की बात माननी पड़ेगी, लेकिन उसमें 2 ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात करी गई थी। लेकिन फिर उसमें कहा गया कि CGI को जो है ज़्यादा मतलब वो मिल रहा था, लेवरेज मिल रहा था, तो उसमें ये कहा गया। और एक व्यक्ति CGI हो सकता है कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में भी आ जाए, हो सकता है ऐसा। ठीक, तो इसलिए जो है फिर 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए, वो तीसरे केस में किया गया। तो ये सारी चीज़ें बताना। और सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल नंबर 50 में भी लिख रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और वैसे भी जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का जो है दर्जा दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, तो ये सारी सिग्निफिकेंस है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जरूरी क्यों है, अब देखो तीसरा चौथा फैक्ट बताता हूँ क्यों सिग्निफिकेंस है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं, या सरकार जो है चुनाव लड़ती है, जब से ज़्यादा लिटिगेशन सरकार के खिलाफ या सरकार द्वारा किए जाते हैं। अब अगर कोई जज जो है जो कि जिसको ये पता है कि मेरी नियुक्ति तो भैया सरकार ही करेगी, तो मुझे सरकार के अच्छी बुक्स में, गुड बुक्स में रहना पड़ेगा, तो इस प्रकार से जो है कुछ इन्फ्लुएंस प्रभाव जो है गलत तरीके का भी हो सकता है। तो इसलिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट से अलग रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जस्टिस हो तो वो जस्ट हो, न्याय हो तो वो निष्पक्ष हो, उसके लिए जो है ये कॉलेजियन सिस्टम बनाया गया है। हालांकि इसमें जब एक्सप्लेन करने की बात करिएगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कॉलेजियन सिस्टम में फिर भी कुछ जो है खामियां हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोई अंदर प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ 5 ही लोग जो भी जिसका भी जो है मन चाह रहे हैं उसको कर दे रहे हैं, या जो भी है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की ये बात करी गई है, इसको जो है और पारदर्शी तरीके से इसको बताना चाहिए प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ें, और किसका नाम आने वाला है। पब्लिक डोमेन में रहेगा तो जो है नियुक्तियां और ज़्यादा निष्पक्ष रहेंगी। एक जो है मोरल अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। मोरल अकाउंटेबिलिटी मतलब ये होती है कि लॉ नहीं भी है तो भी एक नैतिक जवाबदेही रहेगी कि भैया हाँ जो ये जुडिशरी में नियुक्तियां की जा रही हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, कि बिना किसी भेदभाव के हैं, और जो है देश के हित और न्याय को जिंदा रखने के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार से अगर आप आंसर को अपना एंड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें 10 में से आपको 7-8 नंबर भी मिल सकते हैं। अगर कोई ये कहता ना कि 5 नंबर से ज़्यादा दिए नहीं आते, ऐसा बेवकूफ़ी वाला जो है नहीं किसी को बोलना चाहिए। 7-8 नंबर भी मिलते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है वो 1-2 नंबर ज़्यादा देता ही नहीं है, लेकिन अच्छा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, दिखाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा विद्वान हो। बस अपनी क्षमताओं को पहचानने में अभी जो है असमर्थ हो। जिस दिन सब पहचान गए ना, कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी, सच बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आज का 14 अक्टूबर का क्या है क्वेश्चन। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है, 86 क्वेश्चन है नंबर। ये है व्हाट इज इंटरपोल। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेज अंडर इंटरपोल विद एग्जांपल्स। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब आप ये कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स में, ऐसे ही आता है मेरे भाई, ऐसे ही आता है। कई बार मैंने देखा है कि 4 पार्ट होते हैं और 10 मार्क्स में 12 मार्क्स में पूछ रहा है, यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों ही। तो आपको फिर इसमें क्या है, वो चाहता है कि आप जो है मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी व्यक्ति ने, किसी नागरिक ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप IAS हो,
ठीक। तो आप लगे आप ग्रंथ लेके और उसको जो है पूरा पढ़ाने लग रहे हो, ये यहाँ होता वहाँ होता, नहीं नहीं, उनको चाहिए कि आप बिल्कुल आसान भाषा में उनको वो चीज़ बताएं जो उस समय उनकी क्वेश्चन के, उनकी डिमांड के हिसाब से ज़रूरी है। ठीक। तो इसीलिए तो ये मेंस आंसर राइटिंग कराया जा रहा है कि वो देखना चाहते हैं कि आप जो है क्या उल जलूल लिखने पे ज़्यादा विश्वास रखते हो या फिर कम शब्दों में जो ज़रूरी बात है वो लिखने में सक्षम हो कि नहीं हो। जब वो सक्षम होगे तभी तो बोल पाओगे, और वो बोलने वाली जो चीज़ है वो इंटरव्यू में चेक कर लेता है। तो पूरा चेकिंग होती है भैया, तभी आखिरी में आप सिविल सर्वेंट बनते हो। ठीक। तो उसके बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और रोज़ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, रोज़। ठीक। क्वालिटी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा जो आप कई बार रिवाइज करके उसको तैयार करके फिर आगे उसको उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी ला सको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि 1 दिसंबर से हमारा ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा 2023 का प्रीलिम्स का, मेंस का पूरा फाउंडेशन बैच। ठीक। अपने जो लोग जान पहचान के उनको भी जरूर बताएं। उसके अलावा भी आप कई सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मेंस आंसर राइटिंग वाला हो गया, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी है। पेमेंट लिंक ये दे रखे हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए फिर भी कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो कहता है कम शिकायतें। मतलब कई लोग होते हैं ना कि उनका जो भी फेलियर है वो तो या तो किसी दूसरों की वजह से है या फिर कुछ ना कुछ उनके पास एक्सक्यूज़ है, बहाना है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कोट है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप तुरंत छोड़ दो। आप अपनी फेलियर का खुद जिम्मेदारी लो, उसको समझो फेलियर क्या हुआ और फिर सुधार करते हुए सक्सेसफुल बनो। ठीक। कम शिकायतें, कम बहाने, कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा जो है पूरा सेशन, इसमें पूरी यथासंभव जितनी चीज़ें आपकी सिलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी हैं, भले ही करंट अफेयर का ये जो है सेशन रहता है लेकिन इसमें हम उसकी पृष्ठभूमि जनरल स्टडीज़ के सिलेबस से जोड़ के उसको एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं और फिर भी मौजूद आपके साथ रहते हैं कि आप अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपसे हमसे पूछ सकते हो या फिर पेड ग्रुप में जुड़े हुए तो वहाँ जाके हमसे पूछकर डिस्कस भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग को प्लीज़ पसंद आता है तो आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर्स कमेंट जरूर करें। कोई डाउट है तो अब भी कमेंट कर सकते हैं, और जो है इस पे अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए निरंतर रूप से, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू द सक्सेस, निरंतर रूप से आप लोग के लिए इसी प्रकार से मैं मेहनत करता रहूँगा। आपकी थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत चाहता हूँ। ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।